होते हैं जो वो होते हैं वो रिसाइड करती रहती है, जपती रहती है वो, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि मुझे कभी लगता है बिल्कुल उनकी बॉडी जो थी वो येलो और ठंडी पड़ चुकी थी। तो एज अ हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम दीपिका फ्रॉम एलिट स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 11th बुक नेम हॉर्नबिल का फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी पढ़ने जा रहे हैं, जिनके राइटर है खुशवंत सिंह। तो बेसिकली पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है? तो पोर्ट्रेट का मतलब है पोर्ट्रेट अ वर्बल पिक्चर और डिस्क्रिप्शन यूजुअली ऑफ अ पर्सन। मतलब अगर हम किसी भी चीज़ का इतने अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं कि हमारे माइंड में उसकी एक इमेज क्रिएट होने लगती है और उसके बारे में हम सोचने लगते हैं कि वो कैसा है कैसा नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं? पोर्ट्रेट। और पोर्ट्रेट के बहुत सारे और मीनिंग्स भी होते हैं, जिसमें से एक पोर्ट्रेट का एक मीनिंग फोटोग्राफ भी होता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी भी स्टोरी को पढ़ने के लिए हमें मेन कैरेक्टर्स जानना ज़रूरी होते हैं कि उस चैप्टर की मेन कैरेक्टर कौन है। तो इस चैप्टर की जो मेन कैरेक्टर है वो है आई कौन है? नरेटर। नरेटर का नाम क्या है? खुशवंत सिंह। तो मेन कैरेक्टर कौन है? खुशवंत सिंह और उनकी ग्रैंडमदर। एक्चुअली दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंडमदर। सो लेट्स स्टार्ट कि जो उनकी ग्रैंडमदर है वो बाकी सबकी ग्रैंडमदर की तरह ही है। तो खुशवंत सिंह बताते हैं कि जो मेरी दादी है वो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है और मुझे नहीं लगता कि वो इससे भी ज़्यादा बूढ़ी होंगी, क्योंकि जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैं उनको देखता आ रहा हूँ 20 सालों से, मतलब जब उन्होंने ये स्टोरी लिखी होगी वो अप्रोच टू वो 20 ईयर्स के होंगे, तभी वो उन्होंने ये बोला कि मैं 20 साल से जब से उनको देखता आ रहा हूँ वो वैसे की वैसी है। तो उन्होंने बताया कि मेरी जो दादी हैं वो थोड़ी छोटी है हाइट में, वो थोड़ी फैटी है, मतलब थोड़ी मोटी है, और इसके साथ साथ वो हमेशा झुक करके चलती है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि बूढ़े लोग जो होते हैं वो ठीक से चल नहीं पाते हैं, तो वो थोड़ा सा बेंड होकर के चलती है और उनका एक हाथ हमेशा कमर पर रहता है और वो दूसरे हाथ में हमेशा रोजरी बीट मतलब मन के या फिर रुद्राक्ष की जो माला होती है वो उसको कैरी करके रखती है और उसको वो मूव करती रहती है, और जो मंत्र होते हैं जो वो होते हैं वो रिसाइट करती रहती है, जपती रहती है वो, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि मुझे कभी लगता ही नहीं है कि वो कभी सुंदर होंगी, पर लोग कहते हैं कि वो अपने टाइम पर बहुत ज़्यादा सुंदर थी। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, पर मेरे लिए तो उनका नेचर सबसे ज़्यादा सुंदर चीज़ है, क्योंकि मेरी जो दादी का नेचर है वो बहुत अच्छा है। तो जो राइटर है, जो नरेटर है, वो अपनी दादी का जो नेचर है वो किससे कंपेयर करते हैं, उनकी सुंदरता किससे कंपेयर करते हैं? उनको लगता है कि जो उनकी दादी का जो नेचर है वो जैसे ठंड में जैसे पहाड़ों पे एक लेयर होती है, वाइट लेयर होती है, जब हम वहाँ जाते हैं तो हम एक हीवन की जो फीलिंग्स होती है हम महसूस करते हैं। वहाँ पे बहुत शांति होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें अच्छा लग रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है हम कोई हीवन में है, तो वैसे ही उसको अपनी दादी के साथ रह करके लगता है। तो जो नरेटर है वो बोलते हैं कि मेरी दादी का जो नेचर है वो इतना ज़्यादा अच्छा है कि मुझे उनके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। तो नरेटर बताते हैं कि वैसे मेरे दादा भी थे, पर जो मेरे दादा की डेथ हो गई है और जो मेरे जो दादा की जो पोर्ट्रेट है वो हमारे ड्राइंग रूम में लगी हुई है, और जब मैं अपने दादा की पोर्ट्रेट को देखता हूँ तो उनकी काफ़ी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, उन्होंने वो पगड़ी पहन के रखते थे और ढीले ढाले से कपड़े पहन के रखते थे। तो जब भी मैं उनकी फ़ोटो देखता हूँ तो मुझे कभी लगता ही नहीं है कि वो कभी जवान भी रहे होंगे। मुझे हमेशा लगता है कि वो हमेशा बूढ़े रहे होंगे और उनके ग्रैंडसन मतलब ग्रैंड बच्चे ही हो रहे होंगे, और कोई भी वहाँ पे मतलब कभी वो जवान नहीं हुए होंगे, ठीक है। तो उन्होंने अपनी दादी का और दादा का ऐसे डिस्क्राइब करा उनके बारे में। अब ये स्टोरी स्टार्ट होती है ऐसे। तो जो खुशवंत सिंह हैं उनके जो पेरेंट्स हैं, खुशवंत सिंह बताते हैं जो मेरे पेरेंट्स हैं वो सेटल होने के लिए सिटी चले गए थे और मैं और मेरी दादी गांव में ही रहे थे। तो मेरी दादी रोज़ मेरे को तैयार करके स्कूल भेजती थी, तो सवेरे सवेरे उठ के मुझे नहलाना धुलाना तैयार करना वही करती थी, और इसके साथ साथ मेरे लिए वो पेन स्लेट चौक रेड पेन वो एक बंडल में बांध के मुझे दिया करती थी।
और मुझे नाश्ते में वो बासी रोटी पर मक्खन और चीनी लगा करके मुझे खिलाया करती थी। सच में वो बहुत टेस्टी नाश्ता होता था मेरे लिए। और जो बाकी की जो बासी रोटी थी वो उनको पैक करके डॉग्स के लिए, मतलब कुत्तों के लिए लेकर के जाती थी। हम साथ में ही स्कूल जाते थे। जो स्कूल के पास में ही बगल में ही मंदिर था, तो जो दादी थी वो मंदिर में बैठ कर के स्क्रिप्चर मतलब होता है जैसे कि अपने अपने रिलीजन्स की जो बुक्स होती है, जैसे कि हमारे हिंदू के लिए रामायण महाभारत, ठीक है, ग्रंथ, ये सारी हमारे स्क्रिप्चर्स हैं। और जैसे मोमडन्स के लिए हो गई कुरान, और क्रिश्चियन के लिए हो गई बाइबल्स, ठीक है। तो जो दादी थी वो स्क्रिप्चर्स पढ़ा करती थी, और जो वहाँ के पुजारी थे वो हमें पढ़ाया करते थे। तो वो हमें अल्फ़ाबेट्स पढ़ाया करते थे और हमें वो प्रेयर्स सिखाया करते थे। मेरी भी दादी हमेशा प्रेयर्स जो थी वो जपती रहती थी ताकि मुझे याद हो जाए, पर मुझे कभी भी वो याद नहीं हुई। पर उनकी वॉइस इतनी अच्छी थी कि मैं उनकी हमेशा जो वो बोलती थी वो बस प्रेयर्स में सुनता रहता था। फिर स्कूल ख़त्म होने के बाद जब हम वापस आते हैं तो आते वक्त दादी वो सारी जो रोटियां थी, बासी रोटियां थी, वो डॉग्स को खिला दिया करती थी और वापस हम आ जाते थे। रोज़ का हमारा यही रूटीन था। अब कुछ टाइम बाद मेरे पेरेंट्स ने मेरी दादी को शहर बुला लिया। वो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ मेरी और मेरी दादी के रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा गैप आ गया। अब जब हम सिटी आए तो मेरा एडमिशन एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में हो चुका था और मेरी दादी घर पे ही रहती थी। अब क्या था, जैसे पहले गांव में दादी मुझे छोड़ने जाती थी, अब यहाँ पर ऐसा नहीं था। मुझे छोड़ने और लेने के लिए स्कूल बस आती थी, तो मैं हमेशा बस में जाया आया करता था। तो जब मैं वापस आया करता था तो दादी मुझसे पूछा करती थी कि आज तुम्हें स्कूल में टीचर्स ने क्या पढ़ाया था। तो मैं उनको बताया करता था कि आज मैंने इंग्लिश पढ़ी, आज मैंने साइंस पढ़ी, मैंने आर्किमिडीज की प्रिंसिपल्स पढ़े, लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ी, क्योंकि उनको ये सारी बातें समझ में नहीं आती थी। पर उनको बुरा इस बात का लगता था कि आपके स्कूल में हमें गॉड से, हमारे रिलीजन से रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ाया जा रहा था। तो एक बार क्या होता है कि दादी मेरे से पूछती है और मैं उनको बताता हूँ कि मेरे को स्कूल में म्यूज़िक सिखाया जा रहा है। तो मेरी दादी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। क्यों? क्योंकि मेरी दादी उस चीज़ को, उनको लगता था जो म्यूज़िक है वो किससे रिलेट है, बेगर्स या प्रोस्टिट्यूट से रिलेट है। मतलब जो बेगर्स होते हैं वही ये सारी वो गाने वाने म्यूज़िक वगैरह सीखते हैं या फिर गाते हैं, ठीक है। पर वो कभी भी इन सब चीज़ों को, कभी भी वो किसी भी चीज़ का अगेंस्ट नहीं होती थी या फिर किसी भी बात का वो इंटरप्ट नहीं करती थी, ठीक है। तो ऐसी हमारी लाइफ चलती रही। अब मैं उनके साथ ये था कि हम रूम शेयर करते थे तो साथ में हम सोते ज़रूर थे। पर जब मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया तो हमारे बीच में और गैप आ गया, क्योंकि मेरा रूम अब सेपरेट हो चुका था। मैं एक अलग रूम में रहने लगा था, मेरे मॉम डैड ने मुझे अलग रूम दे दिया था, तो हमारे बीच का गैप और बढ़ गया। अब मेरी दादी के पास सिर्फ वो पूरे दिन में 3 काम करती थी। वो पूरे अपना दिन भर अपना काम ही करती रहती थी, पर उनके 3 मेन काम रह गए थे। फर्स्ट कि वो स्पाइनिंग व्हील्स पे हमेशा धागा बनाया करती थी, मतलब स्पाइनिंग व्हील्स पे हमेशा वो धागा ही बुना करती थी। और सेकंड कि वो हमेशा जो उनकी रोज़री बीट थी वो हमेशा वही उसको मूव करती रहती थी, और जो मंत्र थे उनको रिसाइड मतलब जपती रहती थी। और थर्ड कि उन्होंने, अब क्या था कि हमारे घर के पास में कोई डॉग्स तो थे नहीं, तो उन्होंने क्या करती थी, वो बरामदे में ब्रेड्स के टुकड़े डाल दिया करती थी। तो जो स्पैरोस मतलब जो छोटी चिड़ियाँ होती हैं वो आती थी और वो उन टुकड़ों को खा लिया करती थी। तो उनका फेवरेट, जो दादी का जो फेवरेट टाइम था वो वही था कि जिसमें वो सबसे ज़्यादा इंजॉय करती थी, वो स्पैरोस के साथ इंजॉय करती थी। उनको खाना खिलाना, मतलब उनको ब्रेड के टुकड़े खिलाने में उनको बड़ा मज़ा आता था। तो कभी कभार स्पैरोस उनके सर पे भी बैठ जाया करती थी, शोल्डर्स पे बैठ जाया करती थी वो, पर वो कभी भी उन स्पैरोस को कभी भी नहीं भगाया करती थी, बल्कि वो उनको प्यार से खिलाया करती थी। अब जब मेरी यूनिवर्सिटी भी कंप्लीट हो गई तो मेरे को अब्रॉड जाना था आगे की पढ़ाई के लिए। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी दादी को ये बात कैसे बताऊं। अगर बताता तो वो दुखी हो जाती, पर जब मैंने उनको ये बात बताई तो वो, उनका कोई भी रिएक्शन नहीं था, क्योंकि
वो इस सारी दूरी को, इन सारे गैप को वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर चुकी थी, तो इसलिए उनका कोई भी रिएक्शन नहीं था, बल्कि वो मुझे ड्रॉप करने के लिए रेलवे स्टेशन तक आई। मैं अपनी दादी का फेस देख रहा था और मेरे मन में बस यही बात चल रही थी, क्या मैं मेरी दादी से दोबारा मिल पाऊँगा, क्योंकि 5 साल कम नहीं होते हैं, क्योंकि वो इतनी बूढ़ी हो चुकी है कि वो और आगे बूढ़ी नहीं हो सकती। क्या मैं आगे जब 5 साल बाद आऊँगा, क्या मैं उनसे वापस मिल पाऊँगा या नहीं, तो यही बात मेरे मन में चल रही थी। मैं उनका फेस देख रहा था, पर मेरी दादी अभी भी अपनी पूजा में और अपने मंत्र में ही गुम थी। तो वो मेरे पास आती है और मेरे फोरहेड पर किस करती है और मैं वहाँ से चले जाता हूँ। पर जब मैं 5 साल बाद वापस आया तो वो मेरे को रिसीव करने रेलवे स्टेशन पर आई। उनको देख कर के मेरे को काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई, पर वो अभी भी नॉर्मल ही थी। जब मैं घर पे गए, हम सब घर पे जब थे तो सब खुश थे मुझे देख कर के, पर वो अभी भी सिर्फ किसके साथ खुश थी, उन चिड़ियाओं के साथ खुश थी। उनको ब्रेड के टुकड़े खिला रही थी। अचानक से शाम को पता नहीं दादी को क्या हुआ कि उन्होंने वो एक बड़ा सा ढोल, एक बड़ा सा ड्रम निकाला, मोहल्ले की औरतों को कलेक्ट करा और गीत भजन गाने लग गई। और ये गीत भजन उनके वैसे थे जैसे कि कोई युद्ध से लड़ कर के जब सिपाही वापस आते तो उनकी शान में जैसे गाए जाते हैं, तो उसी से रिलेटेड भजन वो गाने लग गई। ठीक है, और भजन गाते गाते वो इतनी तेज़ी गा रहे थे कि हम उनसे बोल रहे थे कि आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, आप प्लीज़ इतनी तेज़ की ढोल मत बजाओ, इतनी तेज़ की भजन मत गाओ, पर वो किसी की भी नहीं मान रही थी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ कि उनकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। हालांकि जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि इनको हल्का सा फीवर है और ठीक हो जाएगा, पर वहीं दादी कह रही थी कि नहीं, ये मेरे को हल्का सा फीवर नहीं है, बल्कि मेरे लिए एक अंतिम टाइम है और मैं ये टाइम बस मैं वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। मैंने बहुत सारी ज़िंदगी के अपने पल बिना भगवान को याद करे हुए बिता दिए और मैं जो आखिरी पल है बस वह मैं भगवान को याद करके बिताना चाहती हूँ। तो वो बेड पर लेटी हुई थी और उनके लिप्स हिल रहे थे और वो अपने मंत्र को बोली जा रही थी, बार बार रिसाइट करी जा रही थी। अब एक टाइम ऐसा आया कि उनके लिप्स मतलब मूव करना बंद हो गए और उनकी डेथ हो गई। वो बिल्कुल उनकी बॉडी जो थी वो येलो और ठंडी पड़ चुकी थी। तो जैसे कि हिंदू रिलीजन्स में करते हैं कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसको अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया जाता है, वैसे मेरी दादी के साथ भी हुआ कि उनको उठा कर के बेड पे से नीचे लेटाया गया। बहुत सारे रिश्तेदार आए, सब रो रहे थे, सब उदास हो रहे थे और इसके साथ साथ उसी टाइम पे जो चिड़ियाएँ थी जो खाना खाने के लिए आती थी वो सारी आकर के भी वहाँ पर बैठ गई। तो मॉम ने जब उनको देखा तो उनके लिए वहाँ पे ब्रेड के टुकड़े डाल दिए, पर वो चिड़ियाएँ सिर्फ बैठी हुई थी। उन्होंने उनमें से एक ने भी ब्रेड का टुकड़ा छुआ तक भी नहीं, मतलब खाया तक भी नहीं। और उनको मतलब कफन में लिपटा उनको बांधा गया और उनको अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। अगले दिन जो काम वाले थे उन्होंने पूरा जब फ्लोर साफ़ करा तो वो ब्रेड के टुकड़े वहीं पड़े थे। मतलब ये था कि जो उन चिड़ियाओं को भी ये फील था कि जो उनको खाना खिलाती थी अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो उन्होंने भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दुख जाहिर करा और फिर वो चिड़िया कभी भी वापस लौट करके वहाँ पे नहीं आई। तो ये चैप्टर की हमारी एंडिंग थी। आई होप सो गाइस कि आप लोगों को सबको समझ में आया हो। तो इस चैप्टर के कुछ वर्ड्स मीनिंग्स है जो हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट, अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब होता है रंग रूप, विजुअल एस्पेक्ट। सेकंड, अकम्पनीड के साथ, अटेंड। स्क्रिप्चर, धर्म ग्रंथ, वर्ड्स ऑफ गॉड। रिसाइड, वर्णन करना, तब रिटेल। मॉर्निंग, मातम, सोरो। रोम, घूमना या रैम्बल। स्टेल, स्टेल मतलब बासी या मोथ ईटर। डिस्ट्रेस मतलब दुख होना या हर्ट होना। सेक्लूजन, सेक्लूजन मतलब होता है अकेलापन या प्राइवेसी। वर्टिबल, सत्य या ऑथेंटिक। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सो आपको ये चैप्टर क्लियर हो। अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेफिनेटली आपको आंसर मिल जाएगा।